रात का समय है। शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, आरोहण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बाहर पार्किंग में लग्जरी कारें खड़ी हैं, लेकिन अंदर मातृत्व वार्ड में तनाव का माहौल है। आराधना शर्मा, 32 साल की सफल बिजनेस वूमेन, जो आराधना इंटरप्राइजेस की फाउंडर और सीईओ है, डिलीवरी रूम में है। वह अमीर घराने की है, लेकिन अपनी मेहनत से कंपनी खड़ी की है। उनके पति विक्रम शर्मा बाहर वेटिंग एरिया में घूम रहे हैं, दिखने में चिंतित, लेकिन आंखों में एक छिपी हुई चालाकी। विक्रम कंपनी में ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन असल में आराधना की वजह से उनकी सारी शोहरत है। आराधना की बेस्ट फ्रेंड मायरा कपूर भी उसी हॉस्पिटल में उसी फ्लोर पर पड़ोस वाले डिलीवरी रूम में है। मायरा और आराधना कॉलेज के समय से साथ हैं। मायरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन आराधना की दोस्ती की वजह से अब लग्जरी लाइफ जीती है। मायरा की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए आराधना ने ही उसे अपने साथ इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। दोनों की डिलीवरी डेट एक ही थी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे कुदरत भी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल आरोहण मल्टी स्पेशलिटी के वीआईपी वार्ड में एक सन्नाटा पसरा था। आराधना, जो शहर की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून थी, बेड पर थकी हुई लेकिन बेहद खुश लेटी थी। उसके पास ही पालने में उसकी नन्ही परी सो रही थी। आराधना ने धीरे से बच्ची का माथा चूमा और फुसफुसा कर कहा, मेरी राजकुमारी, तू इस साम्राज्य की वारिस है। तुझे दुनिया की हर खुशी मिलेगी। लेकिन आराधना इस बात से अनजान थी कि उसी अस्पताल के एक साधारण से जनरल वार्ड में उसकी सबसे अच्छी दोस्त मायरा भी एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। और उससे भी बड़ा सच ये था कि आराधना का पति विक्रम इस वक्त अपनी पत्नी के पास नहीं, बल्कि मायरा के पास खड़ा था। मायरा ने गुस्से में विक्रम का हाथ झटक दिया। विक्रम, मैं अपनी बेटी को इस गरीबी में नहीं पालूंगी। देखो आराधना को, उसके पास करोड़ों की जायदाद है, नाम है, रुतबा है। और मेरी बेटी, क्या वो पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लड़की बनकर रहेगी? विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने मायरा के आंसू पोंछे और कहा, शांत हो जाओ मायरा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी फटे हाल कपड़ों में नहीं, बल्कि रेशम के बिस्तरों पर सोएगी। रात के अंधेरे में साजिश ने आकार लेना शुरू किया। विक्रम ने उस रात ड्यूटी पर मौजूद नर्स को भारी रकम खिलाकर अपने साथ मिला लिया था। करीब 3 बजे, जब पूरा अस्पताल गहरी नींद में था, वो नर्स दबे पांव आराधना के वीआईपी केबिन में दाखिल हुई। आराधना दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी। नर्स ने कांपते हाथों से आराधना की असली बेटी को पालने से उठाया। बच्ची ने नींद में हल्की सी हरकत की, जैसे उसे अपनी मां से दूर ले जाने का एहसास हो गया हो। तभी दूसरी तरफ से विक्रम एक दूसरी बच्ची को लेकर आया, जो मायरा की बेटी थी। दोनों बच्चियों को चुपचाप बदल दिया गया। नर्स ने वो सोने का कीमती लॉकेट, जिस पर ए लिखा था, असली बेटी के गले से निकालकर मायरा की बेटी के गले में डाल दिया। पहचान के सारे निशान बदल दिए गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, आराधना की आंखें खुली। उसने मुस्कुराकर पालने में लेटी बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्ची को वो अपनी ममता दे रही है, वो उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाली दोस्त की औलाद है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के पिछले दरवाजे से मायरा अपनी गोद में एक बच्ची को लेकर निकल रही थी। वो बच्ची कोई और नहीं, बल्कि आराधना की सगी बेटी थी, जिसे अब गरीबी और जिल्लत की जिंदगी जीनी थी। जैसे ही मायरा की कार अस्पताल से दूर जाने लगी, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। आराधना को अचानक अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे उसका दिल कोई खींच रहा हो। उसने खिड़की के बाहर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। विक्रम ने पीछे से आकर आराधना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ डार्लिंग, अब घर चले? हमारी बेटी का इंतजार पूरा महल कर रहा है। आराधना मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उसी ने उसकी कोख का सौदा कर दिया है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूम चुका था। 18 साल बीत गए। वो छोटी सी मासूम बच्चियां अब जवान हो चुकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग थे। शहर की सबसे बड़ी हवेली, आराधना विला,
में सुबह की शुरुआत एक जोरदार चीख से होती है। रिया, मायरा की सगी बेटी, जिसे आराधना पाल रही है, अपने कमरे में नौकरानी पर चिल्ला रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिल्क की ड्रेस पर प्रेस करने की? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? निकल जाओ यहाँ से। तभी आराधना कमरे में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन गरिमा वैसी ही है। वह रिया को शांत करने की कोशिश करती है। रिया बेटा, शांत हो जाओ, वो बेचारी गरीब है, गलती हो गई होगी। रिया नफरत से अपनी माँ आराधना की तरफ देखती है और कहती है, मॉम, आप हमेशा इन छोटे लोगों की तरफदारी करती हैं। आखिर मैं आपकी इकलौती वारिस हूँ, मुझे बेस्ट ही चाहिए। आराधना मुस्कुरा देती है, पर उसके मन में एक टीस उठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका और विक्रम का स्वभाव इतना शांत है, तो रिया इतनी घमंडी कैसे हो गई। उसी शहर के एक छोटे से कोने में एक पुराने से किराए के घर में सान्या, आराधना की असली बेटी, अपनी माँ मायरा की सेवा कर रही है। मायरा अब बीमार रहती है और उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता है। सान्या के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, पर उसकी आंखों में गजब की चमक और आत्मविश्वास है। वह शहर के सबसे बड़े कॉलेज की टॉपर है और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती है, ताकि घर का खर्च चल सके। मायरा खांसते हुए बोलती है, सान्या, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, मेरी फिक्र मत कर। सान्या कहती है, माँ, आप हो तो सब कुछ है। मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अगर मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई तो आपकी सारी दवाइयाँ और इलाज अच्छे से होगा। मायरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। मेहरा ग्रुप यानी आराधना और विक्रम की कंपनी। वह डर जाती है कि कहीं सच सामने न आ जाए, पर उसकी मजबूरी उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। दोपहर का वक्त है। सानिया इंटरव्यू देने के लिए मेहरा ग्रुप के ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वह लिफ्ट की तरफ बढ़ती है, तभी रिया अपनी सहेलियों के साथ वहां तेजी से निकलती है। रिया का कंधा सानिया से टकराता है और सानिया की फाइल गिर जाती है। रिया गुस्से में, देख कर नहीं चल सकती, इस छोटे शहर की लड़कियों को तमीज ही नहीं है। सानिया अपनी फाइल उठाती है और शांति से रिया की आंखों में आंखें डालकर कहती है, सॉरी कहना आपकी डिक्शनरी में शायद नहीं है, पर रास्ता छोड़ना सबको आता है, अगली बार ध्यान रखिएगा। रिया हैरान रह जाती है। आज तक किसी ने उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। वह सानिया को नफरत से घूरती है, बिना यह जाने कि जिसे वो आज नीचा दिखा रही है, असल में वही इस कंपनी की असली मालकिन है। तभी ऑफिस के केबिन से आराधना बाहर निकलती है। उसकी नजर कॉरिडोर में खड़ी सानिया पर पड़ती है। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर जाता है। सानिया को देखते ही आराधना के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे वही बेचैनी महसूस होती है जो 18 साल पहले अस्पताल से निकलते वक्त हुई थी। आराधना के कदम अपने आप सानिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सानिया के चेहरे को देखती रह जाती है। वही आंखें, वही सादगी, बिल्कुल वैसी जैसी आराधना अपनी जवानी में थी। इंटरव्यू रूम में जब सानिया अपना बायोडाटा आराधना के हाथ में देती है, तो आराधना की नजर सानिया के गले में मौजूद एक पुराने धागे पर पड़ती है, जिसमें एक छोटा सा पीतल का टुकड़ा लटका है। आराधना को याद आता है कि उसकी बच्ची के पास भी एक ऐसा ही निशान या चीज थी। ऑफिस का केबिन सन्नाटे में डूबा था। आराधना के हाथ में सानिया की फाइल थी, लेकिन उसकी नजरें सानिया के चेहरे पर टिकी थी। सानिया की सादगी और उसके बात करने का सलीका आराधना को अपनी तरफ खींच रहा था। आराधना ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और पूछा, सानिया, तुम्हारी काबिलियत तो शानदार है, लेकिन तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? सानिया की आंखों में एक चमक थी। उसने बिना डरे जवाब दिया, मैम, जरूरतें इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है। मुझे काम की जरूरत है और आपको एक ईमानदार कर्मचारी की। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आराधना का दिल भर आया। उसने तुरंत सानिया को मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर रख लिया। जब सानिया केबिन से बाहर निकली, तो आराधना उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, एक ऐसा खिंचाव जो उसने अपनी बेटी रिया के लिए भी कभी महसूस नहीं किया था। शाम को जब आराधना घर पहुंची, तो उसने देखा कि रिया ऊंचे स्वर में नौकरों पर चिल्ला रही है, मॉम, आपने उस सड़क छाप लड़की को नौकरी पर रख लिया। उसने आज मुझसे बदतमीजी की थी।
तभी विक्रम, आराधना का पति, कमरे में आता है। रिया की बात सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। कौन लड़की रिया? और आराधना? तुमने बिना मुझसे पूछे किसी को हायर कैसे कर लिया? आराधना ने शांत स्वर में कहा। वह लड़की काबिल है विक्रम। और रिया, बदतमीजी उसने नहीं, शायद तुमने की होगी। सान्या बहुत सुलझी हुई लड़की है। सान्या नाम सुनते ही विक्रम के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या यह वही सान्या है? क्या मायरा ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया? रात के सन्नाटे में आराधना को नींद नहीं आ रही थी। सान्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह उठी और अपनी पुरानी यादों वाली अलमारी खोली। उसने वो डब्बा निकाला जिसमें अस्पताल की पुरानी तस्वीरें और कागजात थे। उसने 18 साल पुरानी अपनी और नवजात बच्ची की तस्वीर देखी। फिर उसने रिया की आज की तस्वीर देखी। दोनों में कोई समानता नहीं थी, न आंखों का रंग, न चेहरे की बनावट। तभी उसकी नजर एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ी, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट। आराधना का ब्लड ग्रुप O+ था और विक्रम का A+। उसने रिया की पिछले साल की रिपोर्ट देखी। रिया का ब्लड ग्रुप B+ था। आराधना के पैर तले जमीन खिसक गई। विज्ञान के हिसाब से रिया उसकी सगी बेटी हो ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सान्या खुशी खुशी घर पहुंचती है और अपनी माँ मायरा को बताती है कि उसे मेहरा ग्रुप में नौकरी मिल गई। मायरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी सान्या, वो लोग अच्छे नहीं हैं। सान्या कहती है, लेकिन माँ, आपने तो कहा था कि आराधना मैम आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर आप डर क्यों रही हैं? मायरा के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही सान्या दूसरे कमरे में गई, मायरा ने तुरंत विक्रम को फोन लगाया। विक्रम, सान्या तुम्हारी कंपनी पहुंच चुकी है। अगर आराधना ने उसे करीब से देखा तो वो पहचान लेगी कि सान्या बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी आराधना 20 साल पहले दिखती थी। हमें उसे रोकना होगा। विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। आराधना को सच कभी पता नहीं चलेगा। अगले दिन ऑफिस में विक्रम सान्या को अपने केबिन में बुलाता है और उसे जलील करके निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आराधना वहां पहुंच जाती है और विक्रम का हाथ रोक लेती है। आराधना की आंखों में अब ममता नहीं, बल्कि एक गहरा शक था। वह विक्रम की आंखों में देखते हुए कहती है, विक्रम, तुम इस लड़की से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? ऑफिस के गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन आराधना के दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था। विक्रम का सान्या को देखते ही भड़क जाना और सान्या के चेहरे का अपनी जवानी से मिलना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। विक्रम ने सान्या को अपने केबिन में बुलाया था। उसने मेज पर सान्या की फाइल पटकी और चिल्लाकर कहा, तुम जैसी सड़क छाप लड़कियां हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड्स के लायक नहीं हैं। तुमने कल रिया से बदतमीजी की थी और मुझे ऐसी बदतमीज लड़कियां पसंद नहीं। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और बाहर निकलो। सान्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी गरिमा नहीं खोई। सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने बस अपनी सफाई दी थी। अगर सच बोलना बदतमीजी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। आराधना अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज में एक अलग ही शक्ति थी। विक्रम, सान्या को मैंने हायर किया है और उसे निकालने का हक सिर्फ मुझे है। रिया की गलती थी, सान्या की नहीं। सान्या, तुम अपने डेस्क पर जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वह आराधना के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सान्या को यहाँ टिकने नहीं देगा। लंच के समय आराधना ने सान्या को अपने साथ खाने पर बुलाया। सान्या झिझक रही थी, पर आराधना की ममता भरी जिद के आगे वह मना नहीं कर पाई। बातें करते करते आराधना की नजर सान्या की कलाई पर पड़ी। सान्या ने एक पुराना धागा बांध रखा था। आराधना पूछती है, यह धागा? सान्या मुस्कुराकर कहती है, यह मेरी माँ ने मुझे बचपन में बांधा था मैम। वो कहती है कि यह मेरी रक्षा करता है। वैसे मेरी माँ और आप में एक बात कॉमन है, आप दोनों ही बहुत दयालु हैं। आराधना का गला भर आया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है सान्या? जैसे ही सान्या ने कहा मायरा, आराधना के हाथ से चम्मच गिर गया। मायरा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त,
जिसने 18 साल पहले उसी दिन अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दिया था। विक्रम और रिया ने मिलकर सानिया को फंसाने का प्लान बनाया। रिया चुपके से सानिया के बैग में ऑफिस के कुछ कीमती गहने, जो एक क्लाइंट के लिए थे, डाल देती है। शाम को ऑफिस छूटने से पहले विक्रम सिक्योरिटी को बुलाता है। मुझे खबर मिली है कि ऑफिस से एक कीमती हीरा गायब है। सबकी तलाशी ली जाएगी। सबके सामने सानिया के बैग की तलाशी होती है और हीरा सानिया के बैग से निकलता है। रिया चिल्लाने लगती है, देखा मॉम, मैंने कहा था ना, यह लड़की चोर है, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। सानिया सन्न रह गई। वह रोने लगी, मैम, मैंने यह नहीं किया, मुझे नहीं पता यह मेरे बैग में कैसे आया। आराधना सान्या की आंखों में देख रही थी। उसे उन आंखों में झूठ नहीं बल्कि बेगुनाही नजर आ रही थी। आराधना ने सबको चुप कराया। पुलिस नहीं आएगी। सान्या, तुम कल ऑफिस आओगी। मैं इस मामले की खुद जांच करूंगी। विक्रम और रिया हैरान रह गए। आराधना का सान्या पर इतना भरोसा उन्हें हजम नहीं हो रहा था। रात को आराधना ने चुपके से रिया के कमरे से उसकी कंघी से बाल उठाए और ऑफिस से सानिया की इस्तेमाल की हुई पानी की बोतल उठाई। उसने अपने वफादार सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इन्हें तुरंत लैब ले जाओ। मुझे इन दोनों का डीएनए मैच चाहिए, मेरी रिपोर्ट के साथ। और याद रहे, विक्रम को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उधर सानिया जब घर पहुंची और रोते हुए पूरी बात बताई तो मायरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया कि विक्रम और रिया अब सानिया की जान के दुश्मन बन रहे हैं। मायरा ने रात के अंधेरे में विक्रम को फोन किया। विक्रम, आराधना को शक हो गया है। वो सानिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो सानिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। अगर उसने सानिया का डीएनए टेस्ट करवा लिया तो हम दोनों जेल जाएंगे। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, चिंता मत करो मायरा, कल सुबह होने से पहले मैं आराधना की उन फाइलों और सैंपल्स को गायब कर दूंगा। और सानिया, वो कल ऑफिस नहीं पहुंच पाएगी। अगली सुबह आराधना के पास लैब से फोन आता है। डॉक्टर कहता है, मैम, रिपोर्ट तैयार है, लेकिन एक समस्या है। कल रात लैब में किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी। आराधना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि दुश्मन घर के अंदर ही है। लैब में आग लगने की खबर ने आराधना की रूह कपा दी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि जो राज वो तलाश रही है, उसे मिटाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। आराधना बदहवास होकर हॉस्पिटल पहुंचती है। लैब का एक हिस्सा काला पड़ चुका था। डॉक्टर घबराया हुआ था। आराधना डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट, क्या सब जल गया? डॉक्टर कहता है, मैम, हमलावर ने सर्वर रूम को निशाना बनाया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स की एक कॉपी अपनी पर्सनल ईमेल पर बैकअप ले ली थी। आराधना के सीने से जैसे भारी पत्थर हट गया। डॉक्टर ने उसे केबिन में बुलाया और एक सीलबंद लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। आराधना के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। रिपोर्ट के शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। रिया मेहरा, नो बायोलॉजिकल मैच। सान्या, 99.9% बायोलॉजिकल मैच। आराधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं दीवार के सहारे बैठ गई, जिसे उसने 18 साल अपनी छाती से लगाकर पाला। वो उसकी सगी दोस्त की बेवफाई का सबूत थी और उसकी अपनी कोख का हिस्सा, उसकी सान्या, दर दर की ठोकरें खा रही थी। उधर ऑफिस में विक्रम ने एक मीटिंग बुलाई थी। सान्या वहां सिर झुकाए खड़ी थी। विक्रम ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, सान्या के बैग से चोरी का माल मिला है। मैं उसे पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। सान्या कहती है, सर प्लीज, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं जेल गई तो उनका क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया। रिया बीच में टोकते हुए बोली, चोर हमेशा यही कहते हैं, तुम जैसी लड़कियां हमारी कंपनी का नाम खराब करती है। डैड, पुलिस को फोन कीजिए। विक्रम ने जैसे ही फोन उठाया, केबिन का दरवाजा जोर से खुला। आराधना अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो तूफान आने से पहले होती है। आराधना कहती है, रुको विक्रम, पुलिस को मैंने पहले ही बुला लिया है। विक्रम और रिया के चेहरे पर जीत की मुस्कान आई।
लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकी। आराधना बताती है, लेकिन पुलिस सान्या को पकड़ने नहीं बल्कि उस असली चोर को पकड़ने आ रही है जिसने सान्या के बैग में वो हीरा डाला था। मैंने कल रात ही ऑफिस के सीसीटीवी में एक स्पेशल कैमरा लगवाया था जिसकी फुटेज सीधे मेरे फोन पर आती है। यह सुनते ही रिया के पसीने छूटने लगे। वह हकलाते हुए बोली, मॉम सीसीटीवी तो खराब था। आराधना कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो खराब था रिया? क्या तुमने चेक किया था? आराधना ने अपना फोन मेज पर रखा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रिया ने ही सान्या के बैग में गहने डाले थे। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। आराधना ने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने खड़ा किया। आराधना ने कहा, सान्या, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है और हर जाने के तौर पर मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त करती हूँ। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। विक्रम हैरान होकर आराधना को देखता है। आराधना, यह तुम क्या कह रही हो? एक नौकरानी को घर में रखोगी? आराधना कहती है, विक्रम, सान्या नौकरानी नहीं है। इसके साथ मेरा वो रिश्ता है जो शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। शाम को आराधना खुद सान्या के साथ उसके घर पहुंचती है। जैसे ही मायरा दरवाजा खोलती है और आराधना को सामने देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आराधना पूछती है, कैसी हो मायरा? 18 साल हो गए, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है, इतनी अच्छी कि वो आज मेरी परछाई बन गई है। आराधना की आंखों में नफरत और दर्द की ऐसी आग थी, मायरा नजरें नहीं मिला पाई। आराधना ने सान्या से कहा, सान्या, अपना सामान पैक करो, आज से तुम और तुम्हारी माँ मेरे गेस्ट हाउस में रहोगे। आराधना ने मन ही मन कसम खाई, मायरा, तुमने मेरा बच्चा छीना था, अब मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी और धीरे धीरे तुमसे वो सब छीन लूंगी जिसे पाने के लिए तुमने यह गंदा खेल खेला था। जैसे ही सान्या सामान लेकर अंदर जाती है, आराधना मायरा के कान में जाकर धीरे से कहती है, डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में है मायरा। अगर अपनी और विक्रम की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना जेल का दरवाजा खुला है। मायरा कांपने लगी। आराधना का आलीशान बंगला अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ रिया और विक्रम थे जो सान्या को घर में देखकर आग बबूला थे, और दूसरी तरफ आराधना जिसने अब अपनी असली बेटी को उसका हक दिलाने की ठान ली थी। जब सान्या और मायरा आराधना के घर पहुंचती हैं, तो रिया मुख्य द्वार पर ही रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। रिया कहती है, मॉम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस भिखारी औरत और इसकी चोर बेटी को आप गेस्ट हाउस में नहीं, हमारे सिर पर बिठा रही हैं। आराधना ने रिया की तरफ देखा तक नहीं। उसने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे सीधे सीढ़ियों से ऊपर ले गई। आराधना कहती है, सान्या गेस्ट हाउस में नहीं, ऊपर वाले वीआईपी कमरे में रहेगी, और मायरा, तुम सान्या के साथ रहोगी। विक्रम चिल्लाकर कहता है, आराधना, ये पागलपन बंद करो। तुम एक मामूली नौकरानी की बेटी को अपनी बेटी के बराबर का दर्जा दे रही हो। आराधना पलटकर ठंडी आवाज में कहती है, बराबर का नहीं विक्रम, सान्या को वो सब मिलेगा जो उसका हक है। और रही बात रिया की, तो उसे अब अपनी आदतों में सुधार करना होगा, वरना उसे वारिस कहलाने का कोई हक नहीं। अगले दिन आराधना सान्या को शहर के सबसे बड़े बुटीक में ले जाती है। वह सान्या को महंगे ब्रांडेड कपड़े, गहने और एक नया लुक देती है। जब सान्या ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तो आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सान्या बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी आराधना अपनी जवानी में बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर दिखा करती थी। आराधना मन ही मन सोचती है, मेरी बच्ची, 18 साल तुझे इन लोगों ने धूल में रखा, अब मैं तुझे आसमान की ऊंचाइयों पर बिठाऊंगी। घर के एक कोने में विक्रम ने मायरा को पकड़ा। विक्रम कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें सान्या को लेकर शहर छोड़ देना चाहिए था। मायरा कहती है, मैं क्या करती विक्रम? आराधना के पास डीएनए रिपोर्ट है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देगी। तभी आराधना वहां से गुजरती है और जानबूझकर रुकती है। आराधना कहती है, क्या हुआ विक्रम? पुराने दोस्तों की मीटिंग चल रही है। मायरा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर तुमने तो मेरा इतना भला किया है। 18 साल पहले कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूल सकती। विक्रम और मायरा के चेहरे के रंग उड़ गए।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि आराधना को कितना पता है और वो क्या करने वाली है। शाम को आराधना एक बड़ी डिनर पार्टी रखती है जिसमें शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे। शाम को आराधना एक बड़ी डिनर पार्टी रखती है जिसमें शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। रिया को लगा कि यह पार्टी उसके लिए है क्योंकि उसे यंग बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही आराधना स्टेज पर आती है वह एक बड़ा धमाका करती है। आराधना कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अपनी कंपनी मेहरा ग्रुप के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अपनी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट का परिचय देना चाहती हूँ। मिलिए मिस सान्या से। पूरी महफिल सन्न रह गई। रिया का चेहरा नफरत से काला पड़ गया। सान्या, जो अब तक एक कॉन्फिडेंस बिजनेस वुमेन के अवतार में थी, स्टेज पर आई और अपनी पहली स्पीच दी। उसकी बुद्धिमानी और विजय देखकर इन्वेस्टर्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। पार्टी के बाद रिया ने सान्या को अकेले में पकड़ा। रिया कहती है, तुझे क्या लगता है 2 अच्छे कपड़े पहन लेने से तू मेरी जगह ले लेगी? ये घर, ये दौलत सब मेरी है। तू बस एक एहसान पर पलने वाली लड़की है। सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, जगह मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। और जहां तक एहसान की बात है तो बहुत जल्द तुझे पता चलेगा कि इस घर में असली एहसान पर कौन जी रहा है। रात के अंधेरे में विक्रम मायरा के साथ मिलकर आराधना के कमरे की तलाशी लेता है ताकि वो डीएनए रिपोर्ट को जला सके। जैसे ही उसे वो लिफाफा मिलता है और वो उसे खोलने वाला होता है, कमरे की लाइट जल जाती है। सामने आराधना बंदूक या पुलिस के साथ नहीं बल्कि एक वकील के साथ बैठी थी। आराधना कहती है, वो रिपोर्ट ढूंढ रहे हो विक्रम? वो तो मैंने पहले ही कोर्ट में वसीयत बदलने के लिए जमा कर दी है। बधाई हो, तुम अब इस कंपनी के मालिक नहीं रहे। आराधना का वार सीधा और सटीक था। विक्रम को कंपनी से बेदखल करने की खबर ने मेहरा विला की दीवारें को हिलाकर रख दिया था। लेकिन एक घायल सांप और भी ज्यादा खतरनाक होता है। आराधना के कमरे में रोशनी तेज थी। विक्रम के हाथ में वो खाली लिफाफा था जिसे वह डीएनए रिपोर्ट समझ रहा था। विक्रम चिल्लाकर बोला, आराधना, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यह कंपनी मैंने अपने खून पसीने से बनाई है। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। आराधना ने बड़े शांति से कहा, खून पसीना तुम्हारा था विक्रम, लेकिन पैसा मेरे पिता का था। और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, तो मैं अपनी पाई पाई वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारे पास घर छोड़ने के लिए 24 घंटे हैं। विक्रम गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है जहां मायरा डरी हुई खड़ी थी। विक्रम ने नफरत से उसे देखा और फुसफुसाया, अगर सान्या ही नहीं रहेगी तो आराधना किसे वारिस बनाएगी? सान्या का खेल खत्म करना होगा। देर रात आराधना सान्या के कमरे में जाती है। सान्या खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। आराधना कहती है, सान्या, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? सान्या नम आंखों से कहती है, मैम, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? रिया आपकी बेटी है, फिर भी आप मुझे उसकी जगह दे रही हैं। मुझे डर लग रहा है। आराधना ने सान्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे वो असली डीएनए रिपोर्ट दिखाई। सान्या ने कांपते हाथों से कागज पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आराधना ने कहा, तुम मेरी सान्या हो, मेरी अपनी बेटी, जिसे 18 साल पहले मुझसे छीन लिया गया था। सान्या की रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने अपनी मां माना, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। सान्या और आराधना गले लगकर खूब रोईं। अगली सुबह आराधना ने सान्या को एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरी गाड़ी से भेजा। यह एक चाल थी। विक्रम ने सान्या की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। सान्या गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक नहीं रही है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। सान्या चिल्लाई, बचाओ, कोई मदद करो। उसी वक्त मायरा, जो सड़क के किनारे विक्रम का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि सान्या की गाड़ी बेकाबू है। अपनी ममता, जो 18 साल से दबी थी, अचानक जाग उठी। मायरा चिल्लाई, सान्या, कूदो गाड़ी से। गाड़ी एक पेड़ से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल के बाहर आराधना और विक्रम दोनों पहुंचते हैं।
सान्या स्ट्रेक्चर पर थी, लहूलुहान। विक्रम झूठी चिंता दिखाते हुए बोला, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था सान्या को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। तभी आराधना ने विक्रम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। पूरी भीड़ सन्न रह गई। आराधना ने कहा, मुझे पता है यह तुमने किया है विक्रम, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जेल की उस कोठरी में सड़ाऊंगी जहां से तुम कभी सूरज नहीं देख पाओगे। अस्पताल के गलियारे में मायरा टूट चुकी थी। उसने देखा कि कैसे विक्रम ने उसकी अपनी बेटी रिया के भविष्य के लिए सान्या, जिसे उसने पाला था, को मारने की कोशिश की। मायरा दौड़कर आराधना के पैरों में गिर गई। मायरा ने कहा, मुझे माफ कर दो आराधना, मुझे सब सच बताना है। 18 साल पहले अस्पताल में क्या हुआ था, नर्स को किसने पैसे दिए थे, सब कुछ विक्रम का प्लान था। मेरे पास उस रात की रिकॉर्डिंग है जो मैंने विक्रम को ब्लैकमेल करने के लिए छिपा कर रखी थी। आराधना की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसके पास अब गवाह भी था और सबूत भी। सान्या की आंखें खुलती है। वह कमजोर आवाज में आराधना को बुलाती है। आराधना उसके पास जाती है। तभी सान्या कहती है, माँ, पुलिस को मत बुलाओ, मेरे पास विक्रम और रिया को बर्बाद करने का एक बेहतर और बड़ा प्लान है। आराधना हैरान रह जाती है। सान्या अब सिर्फ एक भोली लड़की नहीं रही, वह अपनी माँ की तरह एक बिजनेसमैन वूमेन बन चुकी थी। अस्पताल का वह कमरा सन्नाटे में डूबा था, लेकिन बाहर सान्या की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आराधना ने सान्या के साथ मिलकर एक ऐसा खेल रचा था जिसमें जीत सिर्फ सच की होनी थी। मेहरा विला में सफेद पर्दे टांग दिए गए थे। विक्रम और रिया के चेहरे पर ऊपर से दुख था, लेकिन अंदर वे जश्न मना रहे थे। रिया ने धीमे से विक्रम से कहा, डैड, अब कोई रुकावट नहीं है। कंपनी के पेपर्स पर साइन करने के लिए मॉम अब अकेली है और टूट चुकी है। यही सही मौका है। विक्रम बोला, बिल्कुल रिया, आज शाम को ही मैं आराधना से उन वसीयत के कागजातों पर साइन करवा लूंगा जिसे उसने सान्या के नाम करवाने की धमकी दी थी। वे दोनों यह नहीं जानते थे कि आराधना ऊपर वाले कमरे के सीसीटीवी कैमरे से उनकी हर एक हरकत और हर एक शब्द को रिकॉर्ड कर रही थी। घर के पिछले हिस्से के आउट हाउस में, जिसे सब बंद समझते थे, सान्या जिंदा और पूरी तरह सुरक्षित बैठी थी। उसके सिर पर एक पट्टी बंधी थी, पर उसकी आंखों में बदला लेने का जुनून था। आराधना ने कहा, सान्या, आज रात विक्रम अपना असली चेहरा दिखाएगा। वह मेरे पास वसीयत लेकर आएगा। सान्या बोली, माँ, उन्हें लगने दीजिए कि वे जीत गए हैं। जब इंसान को लगता है कि वह जीत गया है, तभी वह सबसे बड़ी गलती करता है। रात के 10 बजे विक्रम एक फाइल लेकर आराधना के पास पहुंचता है। आराधना एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, आंखों में नकली आंसू थे। विक्रम बोला, आराधना, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सान्या अब नहीं रही, लेकिन कंपनी को संभालना होगा। तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो। इन कागजों पर साइन कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। आराधना ने कांपते हाथों से पेन उठाया। जैसे ही वह साइन करने वाली थी, उसने रुक कर पूछा, विक्रम, क्या तुमने वाकई सान्या को मारने की कोशिश की थी? बस एक बार सच कह दो, ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। विक्रम हंसते हुए बोला, अब क्या छुपाना आराधना? हाँ, मैंने ही उसके ब्रेक फेल करवाए थे। और सच तो ये है कि 18 साल पहले उस बच्ची को मायरा की बच्ची से मैंने ही बदला था। तुम एक नौकरानी की बेटी को प्यार करती रही और मेरी सगी बेटी रिया को राजकुमारी की तरह पाला। अब साइन करो। जैसे ही विक्रम के मुंह से सच निकला, कमरे की बड़ी लाइटें जल उठी। कमरे के चारों तरफ लगे पर्दे गिरे और पीछे से शहर के जाने माने पत्रकार और पुलिस ऑफिसर बाहर निकले। सबके हाथों में रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। आराधना ने कहा, सच बोलने के लिए शुक्रिया विक्रम। तभी सीढ़ियों से सान्या धीरे धीरे नीचे आई। उसे जिंदा देखकर रिया के हाथ से पानी का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। रिया कहती है, सान्या, तुम तो मर चुकी थी। सान्या ने कहा, बुराई कभी इतनी जल्दी नहीं मरती रिया, और सच्चाई को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और विक्रम के हाथों में हथकड़ी डाल दी। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर विक्रम मेहरा,
आप पर हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और बच्चे की अदला बदली की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम चिल्लाने लगा, यह सब झूठ है। आराधना, तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस विक्रम को ले जाने लगती है, रिया भागकर आराधना के पैरों में गिर जाती है। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे घर से मत निकालिए। आराधना रिया का हाथ झटक देती है, लेकिन तभी मायरा वहां पहुंचती है और एक ऐसी बात कहती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। मायरा बताती है, आराधना रुक जाओ। विक्रम अकेला नहीं था। इस पूरी साजिश के पीछे एक और इंसान है जिसे तुम सबसे ज्यादा मानती हो। पुलिस विक्रम को ले जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मायरा के शब्दों ने सबके कदम रोक लिए। आराधना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुड़कर मायरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब खौफ नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। आराधना कहती है, तीसरा गद्दार? तुम क्या बकवास कर रही हो मायरा? विक्रम और तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन शामिल हो सकता है? मायरा ने धीरे से उंगली उठाई और कमरे के कोने में खड़े आराधना के वकील मिस्टर खन्ना की ओर इशारा किया। मिस्टर खन्ना, जो आराधना के पिता के समय से इस घर परिवार के कानूनी सलाहकार थे। मायरा कहती है, आराधना, तुम्हें क्या लगता है विक्रम अकेले तुम्हारी जायदाद हड़प सकता था? कागजों में हेराफेरी, डीएनए रिपोर्ट को लैब से बदलने की कोशिश और पुलिस को गुमराह करना, यह सब मिस्टर खन्ना ने किया है। विक्रम ने उन्हें सानिया के नाम वाली वसीयत के बदले 20% हिस्सेदारी का वादा किया था। आराधना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इंसान जिसे उसने पिता समान माना, उसने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। मिस्टर खन्ना भागने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन्हें दबोच लेती है। जब विक्रम और मिस्टर खन्ना को पुलिस ले जाने लगी, तो रिया का चेहरा एकदम बदल गया। वह रोने का नाटक छोड़कर खड़ी हुई और नफरत से सान्या की ओर देखा। रिया कहती है, मॉम, मान लीजिए कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन क्या आप वाकई मुझे सड़क पर फेंक देंगी? मैंने इस घर में जन्म लिया, इसी माहौल में पली बढ़ी। सानिया बस एक डीएनए रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपकी यादें हूँ। आराधना का दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन तभी सानिया आगे आई। सानिया ने कहा, यादें? रिया, या वो जहर जो तुम हर रोज मेरी माँ के खाने में मिला रही थी? पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सानिया ने एक छोटी शीशी निकाली, जो उसने रिया के कमरे से ढूंढ निकाली थी। सानिया ने कहा, मॉम पिछले कुछ महीनों से कमजोर महसूस कर रही थी। डॉक्टरों ने इसे स्ट्रेस कहा, पर यह वो धीमा जहर था जो रिया उन्हें दे रही थी, ताकि मॉम के मरने के बाद वसीयत का विवाद ही खत्म हो जाए। आराधना की आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसने रिया की तरफ देखा और बहुत ही शांत लहजे में कहा, रिया, तुमने साबित कर दिया कि परवरिश से ज्यादा खून का असर होता है। तुमने अपनी माँ मायरा के लालच और अपने बाप विक्रम की गद्दारी को अपनाया है। आराधना ने पुलिस की तरफ इशारा किया, इंस्पेक्टर, इसे भी ले जाइए, हत्या की साजिश और जालसाजी के आरोप में। रिया चीखने लगी, नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। अब कमरे में सिर्फ आराधना, सान्या और मायरा बचे थे। मायरा सान्या के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। मायरा ने कहा, सान्या बेटा, देख, मैंने सब सच बता दिया, अब हम साथ रहेंगे ना? सान्या ने मायरा का हाथ झटक दिया। सान्या ने कहा, आपने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पछतावा था, बल्कि इसलिए बताया क्योंकि आप अपनी जान बचाना चाहती थी। आपने 18 साल तक एक माँ से उसका बच्चा छीना। आप भी उतनी ही गुनहगार हैं। आराधना ने मायरा की तरफ देखा। मायरा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाने में मदद की, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी। लेकिन आज के बाद तुम अपनी इस बेटी की परछाई भी नहीं देखोगी। तुम वापस उसी गरीबी में जाओगी जहां से तुमने यह खेल शुरू किया था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, घर खाली था। आराधना और सान्या बालकनी में खड़ी थी। आराधना बोली, सान्या, मैंने सब खो दिया। पति गद्दार निकला, जिसे बेटी माना वो कातिल निकली, और दोस्त दुश्मन। सान्या ने आराधना का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माँ, आपने कुछ नहीं खोया, आपने वो पाया है
जो 18 साल पहले खो गया था। हम फिर से सब कुछ बनाएंगे। अगली सुबह जब आराधना ऑफिस जाने के लिए निकलती है, उसे दरवाजे पर एक पार्सल मिलता है। उसमें विक्रम की एक चिट्ठी होती है, जिसमें लिखा होता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है आराधना। जेल की दीवारें मुझे ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगी और मेरा अगला वार सान्या पर नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पर होगा। आराधना को लगा था कि पुलिस की हथकड़ियों ने उसकी जिंदगी के सारे तूफानों को शांत कर दिया है, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब उसने दरवाजे पर रखा वो गुमनाम खत पढ़ा तो उसकी रूह कांप गई। विक्रम ने जेल के अंदर से ही अपनी आखिरी चाल चल दी थी। खत में साफ लिखा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आराधना ने तुरंत सानिया को आगाह करना चाहा, पर सानिया पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। आराधना का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक भारी सन्नाटा था। उधर सानिया की गाड़ी जैसे ही शहर के सुनसान हाईवे पर पहुंची, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा दो काली गाड़ियां कर रही है। उसने रफ्तार बढ़ानी चाही, पर तभी एक गाड़ी ने उसे ओवरटेक करके रास्ते रोक लिए। सानिया घबरा गई। उसे लगा कि ये विक्रम के गुंडे हैं, लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो सामने रिया खड़ी थी। रिया, जो पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रही थी, और अब उसकी आंखों में पागलपन सवार था। रिया के हाथ में एक जलती हुई मसाल और पेट्रोल की केन थी। उसने चिल्लाकर कहा, सान्या, अगर ये दौलत मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगी। तूने मुझसे मेरी माँ, मेरा घर और मेरी पहचान छीन ली है। अब मैं तुमसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी। रिया ने सान्या की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। सान्या अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि रिया के आदमियों ने दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे। ठीक उसी वक्त आराधना वहां अपनी गाड़ी से पहुंची। अपनी बेटी को जलती हुई गाड़ी के अंदर देख आराधना का ममतामयी रूह एक चंडी के रूप में बदल गया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी गाड़ी सीधे रिया के आदमियों की तरफ बढ़ा दी। टक्कर जोरदार थी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर आराधना गाड़ी से उतरी और एक लोहे की रॉड उठाकर अपनी बेटी को बचाने दौड़ी। रिया ने जैसे ही मसाल गाड़ी की तरफ फेंकनी चाही, आराधना ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ और उस पालित बेटी के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई, जिसने कभी ममता का मान नहीं रखा था। आराधना ने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुझे खून नहीं दिया था रिया, पर संस्कार देने की कोशिश जरूर की थी। आज तूने साबित कर दिया कि गद्दारी तेरे डीएनए में है। आराधना ने रिया को धक्का दिया और पत्थरों से मारकर सान्या की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसने सान्या को बाहर निकाला, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम, जो जेल से भागने की कोशिश में अस्पताल में भर्ती था, उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि मायरा ने पुलिस को उन ठिकानों का पता दे दिया था जहां विक्रम के गुंडे छिपे थे। रिया को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस बार उसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया। आराधना और सानिया सड़क के किनारे एक दूसरे को पकड़कर बैठ गईं। धुएं और आग के बीच सानिया ने अपनी माँ का हाथ चूमा और कहा, माँ, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आराधना ने सानिया को गले लगाया, पर उसकी नजरें दूर जलती हुई गाड़ी पर थी। उसे एहसास हो गया था कि अब पुरानी यादों को पूरी तरह जलाकर एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। गाड़ी की उस आग ने सान्या के मन में डर का आखिरी कतरा भी जलाकर खाक कर दिया था। अब वह भोली लड़की नहीं रही थी, जिसे शहर की चकाचौंध डरा देती थी। अगले 1 महीने में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा बदलाव देखा जिसकी मिसाल पूरे बिजनेस जगत में दी जाने लगी। आराधना ने पर्दे के पीछे रहकर सानिया को पूरी कमान सौंप दी थी। सानिया ने सबसे पहले कंपनी के उन गद्दारों को बाहर निकाला जो बरसों से विक्रम के वफादार बने हुए थे और कंपनी की जड़ों को खोखला कर रहे थे। सानिया की बुद्धिमानी का आलम यह था कि उसने उन ठप्प पड़े प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया, जिन्हें विक्रम ने घाटे का सौदा बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शहर के अखबार अब आराधना मेहरा की नहीं, बल्कि सानिया मेहरा की कामयाबी के किस्सों से भरे होते थे। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी युद्ध अभी बाकी था। विक्रम जेल के अंदर से भी अपनी आखिरी चालें चल रहा था। उसने नामी वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी थी, जो अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट फर्जी है
और आराधना ने विक्रम को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची है। विक्रम का दावा था कि सानिया कोई खोई हुई बेटी नहीं, बल्कि आराधना की एक मोहरी है, जिसे उसने जायदाद पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया है। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म था और कंपनी के शेयर्स गिरने लगे थे। सानिया जानती थी कि अगर उसने विक्रम को कानूनी रूप से नहीं हराया, तो यह कामयाबी महज कुछ दिनों की मेहमान होगी। तभी सानिया को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पासा पलट दिया। उसे पता चला कि 18 साल पहले जिस नर्स ने अस्पताल में बच्चियों को बदला था, वह अभी जिंदा है और एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। विक्रम ने उसे चुप रहने के लिए हर महीने बड़ी रकम भेजने का इंतजाम किया था, लेकिन विक्रम के जेल जाने के बाद वो पैसे रुक गए थे। सानिया और आराधना खुद उस नर्स के पास पहुंची। शुरू में वह औरत बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब सानिया ने उसे अपनी ममता और सच्चाई का वास्ता दिया, तो वह टूट गई। उसने न केवल सच कबूल किया, बल्कि वह डायरी भी सानिया को सौंप दी, जिसमें विक्रम के साथ हुए सौदे की हर तारीख और रकम का हिसाब दर्ज था। अदालत का वह दिन ऐतिहासिक था। कटघरे में विक्रम मेहरा आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि उसके वकील उसे बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही सानिया उस नर्स को गवाह के तौर पर पेश किया, विक्रम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। नर्स ने जज के सामने रोते हुए वह सब सच उगल दिया। कैसे विक्रम ने अपनी सगी पत्नी को धोखा दिया और अपनी मिस्ट्रेस मायरा की बेटी को महल में लाने के लिए अपनी ही औलाद को कचरे में फेंक दिया। सानिया ने अदालत में वे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पेश की जो उसने उस रात रिकॉर्ड की थी, जब विक्रम ने खुद अपना जुर्म कबूल किया था। जज का फैसला कड़ा और निष्पक्ष था। विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसकी सारी निजी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। रिया, जो पहले ही जेल में थी, उसकी जमानत की सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। अदालत से बाहर निकलते वक्त विक्रम की नजर सानिया से मिली। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, पर सानिया की आंखों में सिर्फ शांति थी। सानिया ने पास जाकर धीमे से कहा, पिता का स्थान भगवान का होता है, पर आपने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। आज से आपका नाम मेरी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए मिट गया है। आराधना ने बाहर आकर सानिया को गले लगा लिया। माँ बेटी की यह जोड़ी अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। मायरा, जो अब एक छोटे से कमरे में गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, वह अपनी बेटी रिया से मिलने जेल पहुंची। रिया ने अपनी माँ को देखते ही उसे जोर से धुतकार दिया और कहा, अगर तुमने मुझे उस अमीर घर में ना भेजा होता, तो आज मैं कम से कम आजाद तो होती। तुम्हारी लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मायरा को अपनी सबसे बड़ी सजा मिल चुकी थी, उसकी अपनी बेटी की नफरत। विक्रम और रिया के जेल जाने के बाद मेहरा विला में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी मातम की नहीं, बल्कि सुकून की थी। 18 सालों का भारी बोझ अब आराधना के कंधों से उतर चुका था। सान्या ने न केवल एक बेहतरीन बिजनेस वूमेन के रूप में खुद को स्थापित किया, बल्कि उसने अपनी मां के बिखरे हुए दिल को भी अपनी ममता से जोड़ दिया। सान्या ने कंपनी का नाम बदलकर मेहरा एंड सन्स से आराधना सान्या एम्पायर रख दिया, जो नारी शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया। कहानी के अंतिम पड़ाव में सान्या ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने उस अस्पताल को गोद ले लिया जहां 18 साल पहले उसकी तकदीर बदल गई थी। उसने वहां एक विशेष विंग बनवाया जिसका नाम रखा गया ममता कवच। यहाँ हर गरीब माँ और हर बच्चे का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया, ताकि भविष्य में कोई दूसरा विक्रम या मायरा किसी मजबूरी का फायदा उठाकर किसी की कोख का सौदा न कर सके। उद्घाटन के दिन जब सान्या ने फीता काटा, तो उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, बल्कि इस संतोष के कि उसने अपने अतीत की कड़वाहट को दूसरों के भविष्य की मिठास में बदल दिया है। उधर मायरा की हालत दयनीय थी। वह शहर के एक कोने में एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाने लगी थी। वह हर रोज अखबारों में सान्या और आराधना की कामयाबी की तस्वीरें देखती और फूट फूट कर रोती। उसे एहसास हो गया था कि असली अमीरी महलों में नहीं, बल्कि साफ नीयत में होती है। एक शाम सान्या उससे मिलने पहुंची। मायरा को लगा कि शायद सान्या उसे माफ कर देगी, लेकिन सान्या ने उससे बस इतना कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मायरा,
लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। यह पैसे तुम्हारी दवाइयों के लिए है। इसे अपनी बेटी का फर्ज समझकर नहीं, बल्कि उस लड़की का दान समझकर रखना, जिसकी जिंदगी तुमने शुरू होते ही खत्म करने की कोशिश की थी। यह कहकर सान्या मुड़ी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह मायरा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी, अपनों का पास होकर भी पराया हो जाना। मेहरा विला में अब रौनक लौट आई थी। आराधना का जन्मदिन था और सान्या ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था। लेकिन यह पार्टी किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के जश्न के लिए थी। पार्टी के बीच में सान्या ने आराधना को एक छोटा सा तोहफा दिया। वह एक सोने का लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 18 साल पहले सान्या के गले में उतारा गया था। उस पर लिखा था, माँ की परी। आराधना ने उसे गले लगाया और सान्या को अपनी छाती से लगा लिया। उस पल में उन दोनों को महसूस हुआ कि खून के रिश्तों को कोई साजिश कभी अलग नहीं कर सकती। पार्टी के अंत में सान्या ने स्टेज पर आकर एक घोषणा की। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला कि वह जल्द ही उस अनाथालय के बच्चों को गोद लेने वाली है, जहां वह बचपन में अक्सर जाया करती थी। वह चाहती थी कि ममता की यह लौ कभी बुझे नहीं। आराधना ने गर्व से अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो 18 सालों में पहली बार दिखाई दी थी। कहानी का अंत होता है उस खूबसूरत दृश्य के साथ, जहां आराधना और सान्या विला की बालकनी में खड़ी होकर उगते सूरज को देख रही हैं। ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छू रही हैं और पंछियों की चहचहाहट में एक नई उम्मीद है। सान्या ने धीरे से आराधना का हाथ थामा और कहा, माँ देखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा होकर ही रहता है। आराधना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, और अब हमारा सवेरा कभी खत्म नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।